खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज के इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब आईना अदब के हिस्सा सरिये मुताला के सबक नंबर 1 का, जिसका उन्वान है उर्दू ज़ुबान की पैदाइश और पैदाइश से मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात। इस सबक के अंदर हमने बच्चों उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा के बारे में पढ़ा, उसकी इर्तिका के बारे में पढ़ा, वो किस तरह से पली बड़ी, पैदा हुई, परवान चढ़ी, और मुख्तलिफ मुहक्किकीन का नज़रिया का हमने मुताला किया कि मुहक्किकीन का उर्दू की पैदाइश के बारे में क्या नज़रियात हैं, क्या वो कहते हैं। सबक को बच्चों मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम उर्दू ज़ुबान की पैदाइश के बारे में मुताला किया और दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ, जिसके अंदर हम उस सबक से मुतालिक उर्दू ज़ुबान की पैदाइश सबक जो है इससे मुतालिक सवालातों को हल करेंगे, उनके जवाबात ढूंढेंगे। और इस सबक के इस हिस्से का उन्वान है मशक़ी सवालात। तो हम शुरू करते हैं मशक़ी सवालात। आपको अपनी नोटबुक साथ रखनी है और इन सवालों के जवाब आपकी नोटबुक में उतार लेने हैं। याद रखने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, रटना नहीं है। इस तरह से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है कि आपको ये ऐसे ही याद हो जाए कि रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े। और जब भी आपसे एग्ज़ामों के अंदर, इम्तहानात के अंदर इन सवालात को पूछा जाए तो आपको सवाल देखते ही उसका जवाब पता चल जाए कि इसका ये जवाब होना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल है आपसे कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। आयता शुरू में हमारे इसका कि उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके माने हैं लश्कर या फौज। फौज को या लश्कर को उर्दू कहा जाता था। उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, याद रखना है आपको, ये बहुत अहम है। उर्दू पढ़ रहे हैं हमें, इसके नाम वगैरह के बारे में, उसकी शुरुआती जो मालूमात है उसके बारे में हमें याद होना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो उर्दू ज़ुबान तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है उर्दू, और इसके उर्दू के माने भी आपको याद रखने हैं। लश्कर के माने होते हैं या फौज को भी उर्दू कहा जाता है। यह था सवाल नंबर 1 का जवाब। सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। यह है पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ का नाम तहरीर कीजिए। आपको जो मुहक्किकीन हमने पढ़े थे उन मुहक्किकीन के नाम और उनकी लिखी हुई तसनीफ जो थी, उनकी किताबें जो थी, उनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इम्तिहानात में पूछा जाता है तो वो किताब के नाम आपसे पूछे जाएंगे। तो पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी की लिखी हुई किताब थी। महमूद शिरानी का नज़रिया ये था कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई है, तो उसी के हिसाब से आपने अपनी किताब का उन्वान भी रखा। तो पंजाब में उर्दू किताब का नाम है ये, पंजाब में उर्दू, और इसके मुसन्निफ का नाम है महमूद शिरानी। सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं। ये पूछ रहा है कि मुसलमान पहली बार किसकी क़यादत में सिंध में दाखिल हुए। मुसलमान जब हिंदुस्तान की तरफ आए थे तो सबसे पहले वो सिंध में दाखिल हुए, और किसकी क़यादत में? तो मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत के अंदर वो हिंदुस्तान में या सिंध में दाखिल हुए थे। राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था, और हराने के बाद वो तो चला गया था, लेकिन उसने वहाँ मुस्लिम हुकूमत कायम कर दी थी, जो आने वाले 300 साल तक वहाँ पर मुस्तकिल कायम रही। तो मुसलमान पहली बार मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में सिंध में दाखिल हुए थे। अरब से आया था, अरबी कमानदार था, खलीफा से ताल्लुक़ रखता था, और सिर्फ 15 या 16 साल की उम्र थी जब इसने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया था। 712 ईस्वी के अंदर इसने हमला किया था और 715 में वापस लौट गया था। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। उर्दू ज़ुबान की पैदाइश से मुतालिक मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कौन सा नज़रिया पेश किया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद क्या कहते थे? वो कहते थे कि इसमें कोई शक नहीं कि उर्दू की पैदाइश ब्रज भाषा से हुई है। वो उर्दू और ब्रज के रिश्ते के ऊपर जोर देते थे, दोनों के ताल्लुकात के ऊपर जोर देते थे। तो उर्दू ज़ुबान की पैदाइश के मुतालिक मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया ये था कि उर्दू की पैदाइश ब्रज भाषा से हुई थी। ब्रज भाषा का नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने पेश किया था। आगे आते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। यह है कि दिल्ली के आसपास कौन कौन सी ज़ुबानें बोली जाती थी। तो दिल्ली के आसपास खड़ी बोली बोली जाती थी, ब्रज भाषा भी बोली जाती थी, मेवाती ज़ुबान भी बोली जाती थी, हरियाणवी भी बोली जाती थी, और दूसरी मुकामी बोलियां भी थी जो दिल्ली के आसपास बोली जाती थी। और इन सारी ज़ुबानों की खलत मलत से
उर्दू पैदा हुई। दिल्ली के आसपास बोले जाने वाली जुबानों में देखो हरियाणी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, मेवाती, ये जुबानें हैं जो दिल्ली के आसपास बोली जाती थी, जो आज भी बोली जाती हैं। इन जुबानों ने भी उर्दू का असर ले लिया वहां पर, लेकिन ये अभी भी वैसे के वैसे ही बोली जाती हैं, ऐसे ही बोली जाती हैं। तो ध्यान रखना है आपको, हरियाणी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और मेवाती, ये मुकामी बोलियां हैं जो दिल्ली और उसके आसपास बोली जाती थी। इसके बाद छठा सवाल आपसे पूछता है कि हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू को किन नामों से पुकारा। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से वाबस्ता थे हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने उर्दू को हिंदवी और हिंदवी के नाम से, हिंदी के नाम से आपने पुकारा था इसको, उर्दू को। नाम याद रखना है दोनों। अमीर खुसरो ने क्या कहा था, उर्दू को हिंदवी भी कहा था और हिंदी भी कहा था। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू को हिंदी और हिंदवी नामों से पुकारा है। ये था सवाल नंबर 6 का जवाब। सवाल नंबर 7 की जानिब आते हैं। 7 कहता है कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा से मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात पर रोशनी डालिए। जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं उन नज़रियात के ऊपर हम मुख्तसर तरीके से ही रोशनी डालेंगे, समझते हुए चलेंगे कि किस किस मुहक्किकीन ने उर्दू के बारे में क्या कहा है। तो देखो, इब्तिदा से मुतालिक नज़रिए, सबसे पहला नज़रिया था सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया, जो हमारी किताब में दे रखा है। ये कहते हैं कि उर्दू की पैदाइश सिंध से हुई है। सैयद सुलेमान नदवी का मानना है कि उर्दू सिंधी और अरबी ज़ुबान की मेलजोल से पैदा हुई। वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर में शामिल अरबी बोलने वाले लोग सिंध में आकर बस गए और सिंध की मुकामी ज़ुबान जो सिंधी थी, सिंध की ज़ुबान से मुतासिर हुई और दोनों ज़ुबानों ने एक दूसरे का असर कबूल किया और जिसके नतीजे में मुकामी बोली और अरबी की आमेजिश शुरू हुई और इस तरह एक नई ज़ुबान पैदा हुई। तो सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया क्या है, शॉर्ट में आप एक बार याद रख लो और उसके बाद जो तवील मालूमात है वो आप पढ़ोगे तो आपको वैसी समझ में आ जाएगी। आप ये याद रख लो एक बार कि सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि उर्दू की पैदाइश सिंध के अंदर हुई। महमूद शिरानी कहते हैं कि उर्दू की पैदाइश पंजाबी से हुई। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि उर्दू की पैदाइश ब्रज भाषा से हुई। इस तरह से आप नाम के साथ उसको मंसूब कर लोगे तो आगे की कहानी आपको अपने आप याद आ जाएगी। अब सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि सिंधी से हुई और सबूत ये क्या देते हैं, ये कहते हैं कि सिंध के अंदर ही सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था। मुसलमान सबसे पहले सिंध के अंदर आए थे। तो मोहम्मद बिन कासिम की फौज आई थी, बहुत बड़ा लश्कर आया था। उस लश्कर के अंदर जो लोग थे वो वापस नहीं गए क्योंकि आगे हुकूमत भी करनी थी। बगैर लश्कर के हुकूमत कैसे करें, तो लश्कर को वहीं बसाया गया। लश्कर जब वहां पर बस गया तो उसने जो आसपास रहने वाले लोग थे, जरूरत तो पड़ती है सामान वगैरह खरीदने के लिए, खाने पीने की चीजों के लिए भी, दूसरे ताल्लुकात के लिए भी ताल्लुक रखने ही पड़ते हैं, मेल जोल बढ़ाना ही पड़ता है। तो लश्कर जब लोगों से मिला तो अब जबान तो जानता ही नहीं है, वो बोल रहे हैं अरबी और वहां के लोग जो मुकामी जबान है वो बोल रहे हैं सिंधी के। तो आपस में करके जब कई साल काफी साल रहते गए तो कुछ उनकी समझी और कुछ अपनी समझी, दोनों की खलत मलत हो गई, दोनों की जुबान मिल गई और वो एक नई जुबान वहां पर पैदा हो गई। दोनों समझने लग गए एक दूसरे की जुबानें। तो ये है सैयद सुलेमान नदवी का नजरिया। आगे अगला नजरिया है महमूद शिरानी का नजरिया। ये कहते हैं कि उर्दू जुबान की इब्तिदा पंजाबी जुबान के मेलजोल से हुई। और पंजाबी से क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि उर्दू के कवायद, मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद जमा बनाने के तरीके जो हैं वो पंजाबी जैसे हैं, पंजाबी जुबान से मिलते हैं। तो महमूद शिरानी पंजाबी। और साथ में ये भी कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी आया था और गजनवी ने सबसे ज्यादा हमले ही पंजाब में किए थे। पंजाब में मुसलमान कोने कोने के अंदर फैल गए थे, तो मुसलमानों की जुबान और वहां की मुकामी जुबान ये दोनों मिली और उर्दू वहां पर बनी। और महमूद गजनवी ने पंजाब और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों पर हमले करने शुरू किए। धीरे धीरे मुसलमान सारे पंजाब में फैल गए। इन लोगों की जुबान फारसी और तुर्की थी। इन लोगों और मुकामी लोगों को आपसी मेलजोल से उर्दू जुबान वजूद में आई। तीसरे नजरिए की तरफ आते हैं हम। पहला हो गया सैयद सुलेमान नदवी का, जो सिंध के अंदर उर्दू बताते हैं, और दूसरा नजरिया हो गया महमूद शिरानी का, जो उर्दू पंजाब में कहते हैं, और तीसरा है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नजरिया। ये अपनी किताब आब हयात में कहते हैं कि उर्दू
ब्रज भाषा से निकली है। ये ब्रज भाषा से पैदाइश बताते हैं। ये कहते हैं कि उर्दू जुबान ब्रज भाषा से निकली है। इस नजरिए को इल्मी हलकों ने उस जमाने में कबूल किया और ब्रज भाषा को आमतौर पर उर्दू की माँ समझा जाने लगा, क्योंकि उस वक्त ब्रज भाषा के अंदर ऐसे लफ्ज खूब भरमार थे जो उर्दू के अंदर आज बोले जाते हैं, आज उर्दू के अंदर जो हैं। तो मोहम्मद हुसैन आजाद कहते हैं कि उर्दू की पैदाइश ब्रज भाषा से हुई। इसके बाद डॉक्टर शौकत सब्जवारी कहते हैं कि उर्दू की पैदाइश खड़ी बोली से हुई। ये खड़ी बोली को उर्दू की पैदाइश का बताते हैं। उर्दू खड़ी बोली से है, खड़ी बोली से तरक्की पाकर बनी है, जो दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती थी। दिल्ली और आसपास की बोले अनिल जुबानों को बोल रहे हैं ये। उसके बाद डॉक्टर सोहेल बुखारी और प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने भी खड़ी बोली को उर्दू की असल करार देते हैं और उनके नज़दीक उर्दू की असल सिर्फ खड़ी बोली है। खड़ी बोली दिल्ली और मगरबी यूपी में बोली जाती है। डॉक्टर शौकत सब्जवारी, निहाल चंद जैन, कहाँ गए निहाल, प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन और डॉक्टर सोहेल बुखारी, इन दोनों का नजरिया यह है कि उर्दू की पैदाइश खड़ी बोली है। इसके बाद आते हैं प्रोफेसर मसूद हुसैन खां का नजरिया यह है कि उर्दू की पैदाइश सभी जुबानों से मिलकर हुई है। इसमें खड़ी बोली भी शामिल कर ली उन्होंने, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की ब्रज भाषा भी शामिल कर ली और साथ ही अपनी तरफ से इन्होंने हरियाणी और मेवाती भी जोड़ दी कि तुम तो बोल रहे हो वो सही है, साथ में इन जबानों के भी असरात हैं, इन सबसे मिलकर ही उर्दू बनी है। और आज भी नजरिया यही सबसे अच्छा माना जाता है कि उर्दू की पैदाइश सभी मुकामी जुबानों की खलत मलत से हुई है, जिसमें दिल्ली और दिल्ली के आसपास इर्द गिर्द बोले जाने वाली जुबानें शामिल हैं। ये कहते हैं कि उर्दू की पैदाइश दिल्ली और उसके इर्द गिर्द बोली जाने वाली हरियाणी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और मेवाती जुबानों से हुई है। ये किसका नजरिया है? ये नजरिया है प्रोफेसर मसूद हुसैन खां का नजरिया है। अब ये नजरिए मुख्तसर तौर पर आपको याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं। उर्दू जुबान की इब्तिदा के मुख्तलिफ नजरियात के पेश नज़र हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मुसलमान जब हिंदुस्तान में वारिद हुए तो अरबी, फारसी, तुर्की जुबान बोलते हुए आए और सिंध, पंजाब और दिल्ली में अलग अलग वक्त के क़याम के दौरान उनकी ज़ुबान से मुकामी ज़ुबानों का असर लेते हैं और असर लेते हुए उर्दू ज़ुबान ने मौजूदा शक्ल इख्तियार की। उनके असर लेते हुए जो आज हमारी उर्दू है वो इस तरह की उर्दू हमारे सामने पैदा हो गई, बन गई, खड़ी हो गई। ये था सवाल नंबर 7 का जवाब। आते हैं सवाल नंबर 8 की जानिब। सवाल नंबर 8 कहता है कि उर्दू ज़बान की आगाज़ और इर्तिका का जायज़ा लीजिए। आगाज़ और इर्तिका दोनों का आपको बताना है। आगाज़ का माने मैंने बताए थे आपको, शुरुआत के पैदा कहाँ से हुई, शुरू कैसे हुई, और इर्तिका परवान किस तरह से चढ़ी, अलग अलग दौर का उसके ऊपर क्या असर हुआ, अलग अलग दौर के अंदर वो किस तरह से अपने को बदलती रही, बदलाव आते रहे, ये सब इसके इर्तिका के अंदर शामिल होते हैं। तो देखिए, उर्दू तुर्की जुबान का लफ्ज है जिसके माने लश्कर के हैं। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई और यहीं परवान चढ़ी। ये जुबान सिंध, पंजाब, दिल्ली, दक्कन और आसपास की जुबानों का असर कबूल करती हुई सारे हिंदुस्तान में फैली। मुख्तलिफ अदवार में इसको मुख्तलिफ नामों से जाना गया। हिंदुस्तान की निस्बत से इसे हिंदी और हिंदवी कहा गया। हज़रत अमीर खुसरो ने इसे हिंदी और हिंदवी कहा है। इसके अलावा इसे उर्दू मोहल्ला, ज़ुबान दहलवी, रेख्ता और हिंदुस्तानी नामों से भी जाना जाने लगा। उर्दू ज़बान की इब्तिदा के मुतालिक मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने तारीख़ी हक़ाइक़ की रोशनी में अपने नज़रियात पेश किए हैं। मुसलमानों की हिंदुस्तान में आमद, मुख्तलिफ मुकामात पर उनकी क़याम, वहाँ की ज़ुबानों के असरात, उर्दू ज़ुबान की तश्कील में इन सब का बड़ा अहम रोल है। अलग अलग वक्त के अंदर मुसलमान आए, यहाँ पर उन्होंने रहे, सुकूनत इख्तियार की। जहाँ जहाँ वो रहे वहाँ की मुकामी बोलियों के साथ उर्दू खलत मलत होती रही, मिलती रही और धीरे धीरे उर्दू बढ़ती रही, बनती रही। मुसलमान जब हिंदुस्तान में वारिद हुए तो वो अरबी, फारसी, तुर्की ज़ुबान बोलते हुए आए और सिंध में करीब 300 साल तक सुकूनत इख्तियार की और वहाँ की ज़ुबान के असरात कबूल किए। फिर पंजाब में महमूद गजनवी की क़यादत में 200 साल क़याम किया। सिंध में 300 साल और महमूद गजनवी के साथ 200 साल, यानी कि तकरीबन 500 साल तक ये सिंध और पंजाब के अंदर
अपने आप को ढालती रही, अपने आप को बनाती रही उर्दू। जब दिल्ली पाया है तख्त बना तो खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणी और मेवाती जुबानों का असर कबूल किया। तो मोहम्मद बिन कासिम आया 712 में, तो 712 से लेकर 1000 ईस्वी तक ये उर्दू सिंध के अंदर रही, सिंध में पली बड़ी, सिंध में बनती रही, यानी उसका हवेला तैयार होता रहा, शुरुआत होती रही। इसके बाद जब 1000 के बाद महमूद गजनवी आया, महमूद गजनवी ने जब हमले किए तो अलग अलग हिस्सों में हमले किए, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिर उसके हमलों से पंजाब हुआ, गुजरात हुआ। पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा मुसलमान हो गए और पंजाब की मुकामी बोलियों के साथ उनकी जुबानें खलत मलत होती रहीं, और आगे आने वाले 200 साल तक, यानी सल्तनत काल जब आने वाला था, सल्तनत की हुकूमत जब आने वाली थी, तब तक वो वहां पर उर्दू बनती रही पंजाब के अंदर। जब दिल्ली पाया है तख्त बना, सुल्तान आ गए दिल्ली के अंदर, तो मुसलमान सिंध से और पंजाब से निकलकर दिल्ली की तरफ रुख कर गए। जब दिल्ली गए, दिल्ली के अंदर जो उनकी फौज के अंदर लोग थे वो दिल्ली और उसके आसपास बस गए, तो दिल्ली और आसपास की जुबानों का असर भी उर्दू में आने लग गया। तो दिल्ली के अंदर उर्दू परवान चढ़ने लग गई। इसमें कोई शक नहीं कि एक जिंदा जुबान की हैसियत से उर्दू में न सिर्फ अरबी और फारसी बल्कि संस्कृत, अंग्रेजी और सैकड़ों मुकामी जुबानों के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इस तरह उर्दू जुबान ने मौजूदा शक्ल इख्तियार की है। इस तरह हमारी जुबान एक जिंदा जुबान की हैसियत से हमारे सामने मौजूद है। ये था बच्चों सवाल नंबर 8 का जवाब, जिसके अंदर हमने उर्दू जुबान की इब्तिदा और इसकी इर्तिका, किस तरह से उर्दू परवान चढ़ी, पली बड़ी, बड़ी बड़ी हुई और इस मुकाम के ऊपर पहुंची है, इन सब बातों को हमने जवाब के अंदर शामिल किया है। सवालों जवाब यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं। जो 8 सवाल थे उनके जवाब हमने इसमें शामिल कर लिया है इस वीडियो के अंदर। अगले वीडियो के अंदर हम अगले सबक के साथ फिर आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।